हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का रामजीलाल क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, बात कर रहे थे हम लोग विद्युत रसायन चैप्टर की। और विद्युत रसायन में अभी तक हम लोगों ने फैराडे लॉज तक के जो नियम थे, फैराडे के वो नियम पढ़ लिए और उसके कुछ महत्वपूर्ण जो न्यूमेरिकल थे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हम लोगों ने सॉल्व कर ली। बच्चों, आज उसी के बाद में हम आगे चलते हैं। आज हम लोग विद्युत रासायनिक सेल की बात करेंगे, जबकि फैराडे में विद्युत अपघटनीय सेल के विषय में बातचीत की थी और फैराडे के विद्युत अपघटनीय सेल संबंधित नियम थे, उनको हमने पढ़ लिया है। आज बच्चों हम लोगों को पढ़ना है विद्युत रासायनिक सेल के विषय में। तो आज हम लोग विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण करना सीखेंगे, कोई भी दो दिए हुए इलेक्ट्रोडों की मदद से। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं विद्युत रासायनिक सेल। आज हम लोगों को विद्युत रासायनिक सेल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। प्रश्न है, दो इस टाइप से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है बच्चों। दो दिए गए इलेक्ट्रोडों की सहायता से एक विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण कीजिए। तथा उसमें होने वाली अभिक्रियाएं तथा विद्युत वाहक बल तथा मानक विद्युत तथा सेल का मानक विद्युत वाहक बल भी ज्ञात कीजिए। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल। हाँ तो बच्चों, ये आपका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में जो भी चीज़ें बताई जाएं उनका आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए प्रश्न कंप्लीट नहीं है, इसमें एक चीज़ और है। इसमें दिया है आपको, क्या दिया है? E0 Cu प्लस प्लस स्लैश Cu इज इक्वल टू 0.34 और E0 Zn प्लस प्लस स्लैश Zn इज इक्वल टू
माइनस का 0.76 वोल्ट, ये आपको दिया हुआ है। तो चलिए आप लोगों को जो चीज़ दी हुई है उसकी मदद से आप लोगों को एक विद्युत रासायनिक सेल बनाना है और उस सेल में होने वाली सभी क्रियाओं को लिखना है तथा उस सेल का मानक विद्युत वाहक बल भी ज्ञात करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग समझने जा रहे हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज का ये टॉपिक बहुत 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 इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बच्चों इस पे ध्यान दीजिए और बने रहिए हमारे साथ में रामजीलाल क्लासेस में। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आपको दो इलेक्ट्रोड दिए गए हैं। एक दिया गया है किसका इलेक्ट्रोड, बच्चों ध्यान देना, एक दिया गया है आपको कॉपर का इलेक्ट्रोड। कौन सा? कॉपर का इलेक्ट्रोड। और एक क्या दिया गया है? एक दिया गया है जिंक का इलेक्ट्रोड। किसका? जिंक का इलेक्ट्रोड। आपको दो इलेक्ट्रोड दिए गए हैं, एक तो कॉपर का और एक जिंक का। सेल बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपको ये जानना है कि जो दो इलेक्ट्रोड है, इन इलेक्ट्रोडों को जोड़कर जब हम सेल बनाएंगे तो किस सेल पर ऑक्सीकरण होगा और किस सेल पर अपचयन होगा। बच्चों ध्यान दो, आप लोगों को सर्वप्रथम क्या जानना होता है? दो इलेक्ट्रोड दिए जाते हैं और उन इलेक्ट्रोडों को लेकर ही तो हम कोई सेल बनाएंगे। भाई सेल कैसे बनाएंगे? सेल को बनाने के लिए हमें दो इलेक्ट्रोड चाहिए और दो इलेक्ट्रोड चाहिए। तो आप जो दो इलेक्ट्रोड लोगे तो उसमें आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि किस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होगा और किस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होगा, किस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होगा और किस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होगा। ये चीज जाननी आपको बेहद जरूरी है। तो इसको कैसे जानेंगे? इसको जानते हैं हम दिए हुए इलेक्ट्रोडों की मदद से। किसकी मदद से? इलेक्ट्रोडों की मदद से। तो इलेक्ट्रोडों की मदद से आप कैसे जानेंगे? तो कोई बात नहीं, जो आपको इलेक्ट्रोड दिया है आपको ये देखना है कि उस इलेक्ट्रोड में जो इलेक्ट्रोड विभव दिया गया है वो अपचयन विभव दिया गया है कि ऑक्सीकरण विभव दिया गया है। ये चीज चेक करनी होती। तो बच्चों देखिए जरा ध्यान से, आपको एक तो ये विभव दिया गया है और एक ये विभव दिया गया। अब फिर से वही कहना है कि कौन सा विभव है, ये ऑक्सीकरण है कि अपचयन है। तो ये कैसे जानेंगे? तो इसको जानने के लिए आओ बच्चों इधर 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 देखो, यहां पर इस पर कितना चार्ज है? तो आंसर है 2। और इधर इस पर कितना चार्ज है? तो आंसर है 0। तो ऑक्सीडेशन कितना? देखो ऑक्सीडेशन नंबर में जितना चार्ज होता है वही तो ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? 2 और इसकी कितनी है? 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर 2 से 0 हो रही है। बताओ बच्चों घट रही है कि बढ़ रही है? तो आंसर है घट रही है। भाई 2 से 0 कम हो रहा है तो यानी घट रही। और जब भी ऑक्सीकरण संख्या घटती है तो ऐसे विभव को अपचयन विभव कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अपचयन विभव। तो ये कौन सा विभव है? अपचयन विभव। और इसमें जरा चेक करो ये कौन सा है? तो यहाँ भी डबल प्लस से 0 हो रहा है, यहाँ पे 2 से क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। तो यहाँ भी घट रही है, घट रही है। तो ये भी कौन सा विभव हुआ? अपचयन विभव। यानी दिए हुए दोनों इलेक्ट्रोडों के जो विभव हैं ये कौन से हैं? अपचयन विभव। एक चीज बच्चों और ध्यान से समझना कि ये दोनों एक ही फेज में होने चाहिए। मतलब अगर ये अपचयन विभव है तो ये भी कौन सा होना चाहिए? अपचयन। अगर ये ऑक्सीकरण है तो ये भी कौन सा होना चाहिए? ऑक्सीकरण। ये बात को आपको ध्यान रखना है। और अगर ऐसा नहीं है, मान लीजिए एक अपचयन है एक ऑक्सीकरण है, तो उनको एक ही फेज में बना लीजिए। बनाएंगे कैसे? बस उसको उल्टा कर देंगे और जो भी विभव दिया हो उसको चिन्ह बदल देंगे, बस इतना करना होता है। तो फिलहाल अभी जो आपको दिया हुआ है उसमें दोनों ही आपको अपचयन विभव दिए हुए। तो चलिए उनको लिख लेते हैं, दोनों अपचयन विभव को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों क्या क्या आपको गिवन है। आपको दिया है E0 Cu डबल प्लस स्लैश Cu इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट। एक ये दिया है, दूसरा E0 Zn डबल प्लस स्लैश Zn इज इक्वल टू माइनस का 0.76 वोल्ट। एक ये दिया। तो आपको दोनों ही जो दिए हुए विभव हैं वो कैसे विभव हैं? अभी आपको बताया था कैसे विभव है? अपचयन विभव में। तो इन अपचयन विभव में
आपको ये चेक करना होगा कि किस अपचयन विभव का मान ज्यादा है और किसका कम। जिसका ज्यादा होगा उस पर क्या होगा, उस पर होगा अपचयन। जिस पर ज्यादा है, देखो अपचयन विभव अगर दिए हुए तो जो अपचयन विभव ज्यादा होगा, जिस इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव ज्यादा होगा उस पर अपचयन होगा, और दूसरे वाले पे क्या होगा, ऑक्सीकरण। और अगर यही ऑक्सीकरण विभव दिए होते तो हम ये देखते कि ऑक्सीकरण विभव किसका ज्यादा है। जिसका ऑक्सीकरण विभव ज्यादा होता उस पर होता ऑक्सीकरण, और दूसरे वाले पे क्या होता, अपचयन। तो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर बच्चों आपको कौन सा विभव दिया गया, अपचयन विभव। तो अपचयन विभव किसका ज्यादा है, कॉपर का कि जिंक का? तो आंसर है कॉपर का, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है, और पॉजिटिव क्वांटिटी हमेशा नेगेटिव क्वांटिटी से बड़ी होती है। तो इन दोनों में कौन बड़ा है, तो आंसर है कॉपर का, कॉपर वाला बड़ा है। तो जो बड़ा होता है उस पर क्या होगा, अपचयन विभव है तो अपचयन होगा, तो इस पर होगा अपचयन। क्या बच्चों होगा, अपचयन होगा। अपचयन इट मीन्स रिडक्शन, रिडक्शन, इस पर होगा रिडक्शन। और जब बच्चों इस पर रिडक्शन होगा तो दूसरे वाले पे क्या होगा, तो आंसर है दूसरे वाले पे ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, ऑक्सीकरण। दूसरे वाले पे क्या होगा बच्चों, ऑक्सीकरण। तो इस पर ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन, इस पर ऑक्सीडेशन होगा। इतना समझ में आया बच्चों? अब इसके बाद में आपको क्या करना होता है, देखो हमेशा याद रखना ऑक्सीडेशन एनोड पर होता है। ऑक्सीडेशन किस पर होता है बच्चों, एनोड पर। ऑक्सीडेशन एनोड पर होता है। कहां पर होता है, ऑक्सीडेशन कहां पर होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन हमेशा कहां पर होता है, एनोड पर होता है। ऑक्सीडेशन कहां पर होता है, एनोड पर। यानी ऑक्सीडेशन कहां होगा बच्चों, ये एनोड पर होगा, एनोड पर होगा। ऑक्सीडेशन होता है एनोड पर। जब ऑक्सीडेशन एनोड पर होगा तो अपचयन कहां पर होगा, ये कैथोड पर होता है। कहां पर होता है बच्चों, कैथोड पर। ऑक्सीडेशन एनोड पर और अपचयन कैथोड पर। ऑक्सीडेशन एनोड पर और अपचयन कैथोड। ये कैसे याद रखा जाए, तो बच्चों ऑक्सीडेशन एनोड पर याद रखने का एक तरीका होता है LOAN, लोन। बच्चों आप लोग याद रखते होंगे लोन, जनरली हम लोग बातचीत करते रहते हैं लोन लेने की। तो लोन, लोन का मतलब, ओ का मतलब हुआ क्या, ओ का मतलब हुआ बच्चों, ओ का मतलब क्या हुआ, ओ का मतलब हुआ ऑक्सीडेशन। ओ का मतलब हुआ ऑक्सीडेशन, ओ का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और ए का मतलब एनोड, ए का मतलब एनोड। यानी ऑक्सीडेशन कहां पर, एनोड पर। ऑक्सीडेशन कहां पे, एनोड पे। ऑक्सीडेशन कहां पे, एनोड पे। और एल का मतलब होता है लेफ्ट साइड। एल का मतलब क्या होता है, लेफ्ट साइड। यानी एनोड, जब भी हम कोई सेल बनाते हैं, जब भी कोई सेल बनाते हैं तो जो एनोड होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड, एनोड हमेशा लेफ्ट साइड, एनोड हमेशा लेफ्ट साइड। जब भी हम कोई एक सेल बनाएंगे तो सेल में याद रखना कि एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन वाला एनोड कहां पर रखेंगे, लेफ्ट साइड पे। और राइट साइड पे क्या रखेंगे, कैथोड। और एन का मतलब है निगेटिव, यानी इस पर निगेटिव साइन होता है, निगेटिव साइन होता है, इस पर निगेटिव साइन होता है। तो ये पूरा मतलब है लोन का। क्या मतलब हुआ कि ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर होता है, लेफ्ट साइड पे होता है, नेगेटिव साइन होता है। चलिए, तो आपको यहाँ से दो चीजें पता चल गई, क्या कि किस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होगा और किस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होगा। किस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होगा, किस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होगा, ये चीज आपको पता चल गई। और आपको ये भी पता चल गया कि कौन सा इलेक्ट्रोड कैथोड कवर करेगा, कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड कवर करेगा। अब चलिए, कैथोड पर होने वाली रिएक्शन को हम लोग लिखते हैं और एनोड पर लिखते हैं। तो सबसे पहले चलिए एनोड वाली रिएक्शन लिखते हैं, एनोड पर, एनोड पर। तो बच्चों एनोड पर हो क्या रहा है, जरा ध्यान देना। एनोड पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होती है। तो ऑक्सीडेशन में बताओ Zn++ से Zn बनेगा कि Zn से Zn++। देखो हमने क्या बताया, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती है, और अगर Zn++ से Zn बनेगा तो ऑक्सीकरण संख्या 2 से 0 होगी, यानी घटेगी। तो ये तो होगी नहीं, तो कौन होगी, Zn से Zn++ बनाएंगे तो Zn की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, 0। Zn की कितनी है, 0। और Zn से जब Zn++ बनाएंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी 2। तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ी कि घटी, घटी की बढ़ी, बताओ,
क्या हुआ, बढ़ी। अगर बढ़ी तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन। इसका मतलब ये हुआ एनोड पर क्या होगा, एनोड पर Zn से क्या बनेगा, Zn प्लस प्लस बनेगा। क्या बनेगा, Zn से Zn प्लस प्लस बनेगा। लेकिन कब, जब ये अपने से 2 इलेक्ट्रॉनों को लूज करेगा। ये हो गई एनोड की रिएक्शन। अब बच्चों इसी क्रम में हम लिख लेते हैं कैथोड की रिएक्शन। किसकी, कैथोड पर। बच्चों कैथोड पर क्या होगा, आइए चलिए कैथोड वाली रिएक्शन ले। तो कैथोड पर अब चेन होगा। अब चेन का मतलब है ऑक्सीजन नंबर में घटोत्तरी, तो Cu प्लस प्लस से Cu बन जाएगा, तो ऑक्सीजन 2 से 0 हो जाएगी, घट जाएगी। यानी इसको ऐसे सच लिख देना, कोई इसमें चेंजमेंट नहीं करना। आप क्या लिखोगे, Cu प्लस प्लस। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ये बनाता है Cu। तो ये हो गई बच्चों एनोड की रिएक्शन और ये हो गई कैथोड की रिएक्शन। बताओ कोई असुविधा, कोई असुविधा हुई आप लोगों को, समझ में आ गया ना। अब इसके बाद में हमने कैथोड की रिएक्शन लिख ली, एनोड की रिएक्शन लिख दी, और ये दोनों हो किसका काम कर रहे होंगे, सेल का। तो आइए चलिए पूरे सेल की रिएक्शन लिखते हैं। तो चलिए अब हम लोग लिखेंगे सेल अभिक्रिया। सेल अभिक्रिया, सेल में क्या अभिक्रिया होगी, तो सेल में बच्चों यही तो अभिक्रिया होगी, इन्हीं दोनों से मिलकर तो सेल की अभिक्रिया होगी। तो सेल अभिक्रिया लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करना पड़ेगा। ऐड करते समय एक बात का विशेष ध्यान देना ये है कि इन दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर तो देखिए इधर लेफ्ट साइड में 2 हैं और पहले वाले रिएक्शन में राइट साइड में 2 हैं, तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसी भी आएंगी जिनमें क्या होगा, ये दोनों बराबर नहीं होंगे। सपोज दैट यहाँ पर 1 होता, यहाँ पर 2 होता, तो हमें फिर बराबर करना पड़ता। तो बराबर कैसे करते, तो उचित संख्या से क्या कर देते, गुणा करके हम इलेक्ट्रॉनों को बराबर कर लेते हैं। सपोज यहाँ पर 3 हो, यहाँ पर 2 हो, तब क्या करेंगे, तब यहाँ पर 2 का यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करके बराबर करके और कैंसिल कर देते हैं। याद रखना आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनों को बराबर करना है। क्या करना है, इलेक्ट्रॉनों को बराबर करना है और बराबर करके कैंसिल करना है। तो चलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बराबर हैं, तो यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधे ऐड कर दीजिए, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा Zn प्लस Cu डबल प्लस चेंज टू क्या हो जाएगा, Zn प्लस 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 Cu। ये आपकी हो गई सेल अभिक्रिया। तो इतना समझ में आया। अब एक बात बताओ, परिवर्तन में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन, मतलब इस पूरे होल परिवर्तन में कितने इलेक्ट्रॉन प्रयुक्त हो रहे हैं। तो अब आगे लिखोगे आप, क्या लिखोगे, परिवर्तन में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो परिवर्तन में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है बच्चों, तो इसमें कितने चार्ज हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन प्रयुक्त हो रहे हैं, तो आंसर है 2। इस प्रकार से परिवर्तन में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन हम लोग निकालते हैं। अब इसके बाद में अब बात करेंगे सेल अभिक्रिया की। किसकी बात करेंगे, तो चलिए इसके बाद में हम लोग देखते हैं सेल अभिक्रिया। क्या देखते हैं, सेल अभिक्रिया। सेल अभिक्रिया या सेल निरूपण डाल लो, सेल अभिक्रिया तो हो चुकी है, सेल निरूपण डाल लो। सेल निरूपण, सेल को निरूपित कैसे करेंगे, सेल निरूपण देख लीजिए। सेल को निरूपित कैसे करते हैं, तो बच्चों सबसे पहले हमने बताया था कि लेफ्ट साइड पे एनोड, लेफ्ट साइड पे क्या करते हैं, लेफ्ट साइड पे एनोड, और राइट साइड में क्या करते हैं, कैथोड। लेफ्ट साइड पे एनोड और राइट साइड में कैथोड। तो चलिए लेफ्ट साइड में एनोड लिख लीजिए, राइट साइड में कैथोड लिख लीजिए। तो एनोड पर क्या हो रहा है, एनोड वाली रिएक्शन Zn से Zn प्लस प्लस बन रहा है, Zn से Zn प्लस प्लस बन रहा है। और कैथोड पर क्या हो रहा है, Cu प्लस प्लस से Cu बन रहा है, Cu प्लस प्लस से Cu बन रहा है। और बीच में, इन दोनों के बीच में हम लोग ऐसे कर देते हैं जोड़ने के लिए, साल्ट ब्रिज का इस्तेमाल कर देते हैं। किसका इस्तेमाल कर देते हैं, साल्ट ब्रिज का। साल्ट ब्रिज का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो बच्चों ये क्या है, ये है आपका साल्ट ब्रिज।
साल्ट ब्रिज। अब साल्ट ब्रिज को समझना है, चलिए इसको भी समझाते हैं। साल्ट ब्रिज को समझाते हैं। देखिए, ध्यान से देखिए बच्चों, चलिए इधर समझाते हैं। साल्ट ब्रिज को समझिए जरा। चलो ठीक। गैल्वेनोमीटर। अब बच्चों देखिए, लेफ्ट साइड में आपको क्या रखना है, जरा अपने उसमें आ जाइए। लेफ्ट साइड में आपने जिंक और राइट साइड में आपको कॉपर रखना है। तो इसमें बच्चों क्या है, इसमें ये जो राड है, ये आपको राड जो दिख रही है बच्चों, ये काहे की है, ये जो है ये है जिंक की, और ये वाली राड काहे की है, ये वाली है कॉपर की। इसके अंदर क्या भरा है, जिंक सल्फेट ZnSO4 भरा है। तो इसमें क्या होगा, Zn++ आयन होंगे और SO4- आयन होंगे, Zn++ आयन होंगे और SO4- आयन होंगे। ठीक है बच्चों, क्या होगा,
Zn प्लस प्लस और SO4 माइनस माइनस, यही तो होगा। आ जाइए इसकी बात कर लेते हैं। इधर क्या होगा बच्चों, इधर ये कॉपर की है और इसके अंदर Cu प्लस प्लस आयन, SO4 माइनस माइनस आयन, Cu प्लस प्लस आयन, SO4 माइनस माइनस आयन, यानी यहाँ पर है Cu SO4 का विलयन और यहाँ पर है Zn SO4 का विलयन। तो बच्चों अब जरा देख लीजिए इस पात्र में रिएक्शन क्या होगी, इस पात्र में रिएक्शन क्या होगी, इस पात्र में क्या होगी। आइए चलिए देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको हम छोटा करे ले रहे हैं। हाँ तो बच्चों यहाँ से देखिए, एनोड लेफ्ट साइड पे एनोड बनाया जाता है, लेफ्ट साइड पे एनोड बनाया जाता है। तो ये आपका है एनोड और ये क्या है, ये है आपका कैथोड। तो जरा देखिए एनोड पर क्या क्रिया हो रहा है। एनोड पर जो Zn है, Zn प्लस प्लस बना रहा, मतलब ये जो जिंक की राड है, ये राड काहे की है, ये जिंक की राड है, ये काहे की है, जिंक की राड। तो जिंक क्या करेगा, अपने से दो इलेक्ट्रॉनों को लूज करेगा और Zn प्लस प्लस बना के कहाँ आ जाएगा, विलयन में। Zn दो इलेक्ट्रॉनों को लूज करेगा और लूज करके क्या बनाएगा, तो ये दो इलेक्ट्रॉनों को लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की ओर सर्कुलेट होंगे। Zn क्या करता है, अपने से दो इलेक्ट्रॉनों को लूज करता है और Zn प्लस प्लस बनाकर विलयन में आता है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर जाते हैं। जब यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन आए तो इनकी वजह से क्या हुआ, जो देखो इसमें क्या होता है, ये दो इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर आयन जो है, ये दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जाकर इसी पर डिपॉजिट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि जो जिंक की राड है उससे समस्त जिंक परमाणु जिंक आयन के रूप में विलयन में आ जाएंगे, जिससे ये छड़ पतली होती जाएगी। और यहाँ पर आप देखोगे कि कॉपर आयन धीरे धीरे क्या होगा, इस पर डिपॉजिट होते जाएंगे, जमा होते जाएंगे, जिससे ये छड़ धीरे धीरे मोटी होती जाएगी। तो आप क्या देखोगे, कुछ समय बाद में जिंक की रॉड खत्म हो जाएगी। जिंक की रॉड खत्म होने से ये सेल खत्म हो जाएगा। इसीलिए क्या किया जाता है, यहाँ पर आप इस सेल में देख रहे हो एक जगह से चार्ज जा रहा है, दूसरी जगह पर इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। और आप जानते हो कोई भी सर्किट में एक जगह चार्ज इकट्ठा होना ठीक नहीं होता है। चार्ज जो है पूरे में सर्कुलेट होता रहता है तो अच्छा रहता है। तो इसको अभी यहाँ से चार्ज आके यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, जमा हो रहा है, तो ये कंप्लीट सर्किट नहीं है। इसको कंप्लीट सर्किट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें साल्ट ब्रिज को आपको डालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग साल्ट ब्रिज का प्रबंध करते हैं। चलिए थोड़ा सा साल्ट ब्रिज इसी में ऐड करते हैं, साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज,
ये देखिए, ये साल्ट ब्रिज। यहाँ पर साल्ट ब्रिज में आप लोगों को एक इस प्रकार की एक नली डालनी है, ये आप नली डाल दीजिए, और इस नली में आप लोग के बी आर या KCl कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें भर सकते हो, KBr या KCl। अब देखो KBr या KCl की बात की जाए तो KBr हुआ या KCl हुआ, ये तो सॉलिड मटेरियल में होते हैं। अब अगर उसको इसमें भर के ऐसे डालोगे तो इधर उधर हो जाएगी। तो KBr को क्या करते हैं, KBr या KCl को क्या करते हैं, इसके साथ में बच्चों KBr और KCl के साथ में क्या करते हैं, KBr के साथ में हम लोग क्या करते हैं, KBr के साथ में हम लोग अगार जल मिलाकर इसमें भर देते हैं। अगार जल क्या करता है, वो देखो इसकी एक्वारेसी को खराब नहीं करता है, मतलब इससे कोई भी केमिकली रिएक्ट नहीं करता है, बस इसका काम ये होता है कि ये अच्छे से इसको पकड़े रहता है, नली में अच्छे से सेट कर देता है, चपकाए रहता है। तो जिसके कारण क्या होगा, ये पूरा KBr इस नली में अच्छे से सेट रहेगा। फिर आप इस नली को चाहे हिलाओ डुलाओ, कुछ भी करो, चाहे उल्टा करो चाहे सीधा करो, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए क्या किया जाता है, इसको अगार जल में मिलाकर इसमें लगाया जाता है। अब बच्चों क्या होगा कि अब जरा ध्यान समझो, ये क्या करेगा, दोनों तरफ को बैलेंस कर लेगा। दोनों तरफ के चार्ज को जैसे इसको डाल दिया जाता है, वैसे ये क्या करता है, दोनों तरफ के चार्ज को बैलेंस कर लेता है। एक बार इसने रीड कर लिया कि भाई दोनों तरफ के चार्ज क्या क्या हैं, उसको इसने रीड कर लिया। अब इसके बाद में होता क्या है बच्चों, जैसे ही यहाँ से कोई निगेटिव चार्ज यहाँ पर जाता है, तो निगेटिव चार्ज जैसे ही इधर जाता है तो इधर पे बैलेंस बढ़ा, वैसे ही तुरंत यहाँ से एक यहाँ पर भाई K+ है और Br- है। तो जैसे ही यहाँ पर निगेटिव चार्ज बढ़ेगा, वैसे Br- इसके निगेटिव चार्ज, भाई यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है और यहाँ पर कमी हो रही है। तो जैसे ही यहाँ पर निगेटिव चार्ज बढ़ा, वैसे एक यहाँ पर निगेटिव चार्ज इधर से इस साल्ट ब्रिज से इधर आ जाएगा। लवण सेतु इसको कहते हैं, लवण सेतु। क्या कहते हैं, लवण सेतु। तो लवण सेतु क्या करता है, जैसे इधर से कोई निगेटिव चार्ज इधर जा रहा है तो निगेटिव चार्ज की इधर से दिखता होगी, वैसे ही ये एक Br को इधर ट्रांसफर कर देगा, जिससे चार्ज क्या होता है, दोनों तरफ का बैलेंस रहता है। तो आप देखिए कंप्लीट सर्किट हो गया, इधर से ऐसे जाएगा फिर इधर से इधर ऐसे आएगा, तो ये कंप्लीट सर्किट हो गया। इसी को कहते हैं बच्चों साल्ट ब्रिज। तो उम्मीद करते हैं साल्ट ब्रिज अब आपको समझ में आ गया होगा। हाँ तो बच्चों साल्ट ब्रिज आ गया, साल्ट ब्रिज समझ में आया। अब इसके बाद में क्या बचा बच्चों, साल्ट ब्रिज के बाद में अब हम लोगों को और क्या निकालना है बच्चों, साल्ट ब्रिज के बाद में EMF और ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, EMF। तो चलिए EMF देख लेते हैं, इसको क्या करें,
चलिए यहाँ पे लिख देते हैं हम सेल निरूपण। तो ये बच्चों हो गया आपका साल्ट ब्रिज। अब इसके बाद में बच्चों हम लोग बात करेंगे ईएमएफ की। तो ईएमएफ कैसे निकालते हैं? सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल कैसे निकालते हैं? ये होता है, क्या होता है? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये चाहे याद रखो आप, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, या फिर ये याद रखो ई नॉट आर राइट साइड वाले से ई नॉट एल वाले को घटाना है, लेफ्ट साइड वाले को घटाना है। अगर ये भी ना याद रहे तो आपको क्या करना है, ये जो दोनों गिवन होते हैं, दो आपको ये जो दिए हैं, इनमें से जो ज्यादा हो उससे कम वाले को घटा दीजिए। तो ज्यादा कौन है? ये। कम कौन है? ये। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। चलिए, ज्यादा कौन सा था? ई नॉट। बच्चों ध्यान देना, ज्यादा कौन सा था? ई नॉट सी यू प्लस प्लस स्लैश सी यू माइनस ई नॉट जेड एन प्लस प्लस स्लैश जेड एन। तो वैल्यू रख दीजिए। चलिए इसमें, तो इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों? इसकी वैल्यू दी हुई है आपको प्लस का 0.34 माइनस इसकी कितनी है? 0 माइनस का 0.76 ये दिया। ये आ जाएगा ई नॉट सेल बराबर, या ईएमएफ भी लिख सकते हो। तो 0.34 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। हाँ, तो बच्चों इसका कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 0.76। तो चलिए इसको ऐड कर लेते हैं। 6 4 10 हासिल 1 7 3 10 और 1 11, ये आ गया वोल्ट। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी सेल का क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं? किसी भी सेल का ईएमएफ ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम लोग किसी भी सेल का, देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा था। क्वेश्चन क्या था? प्रश्न ये था, प्रश्न ये था ये आपका प्रश्न था। प्रश्न क्या था? प्रश्न था, दो दिए गए इलेक्ट्रोडों की सहायता से विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण कीजिए तथा इसमें होने वाली अभिक्रियाओं के मानक विद्युत अभिक्रियाएं तथा सेल का मानक विद्युत वाहक बल भी ज्ञात कीजिए। और दो इलेक्ट्रोड दिए थे, तो इनकी सहायता से बच्चों हमने आपको बताया, क्या बताया? हमने आपको बताया कि आप लोग किस प्रकार से एनोड जानोगे, किस प्रकार से कैथोड जानोगे, परिवर्तन में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे जानोगे, सेल निरूपण कैसे जानोगे। इसके बाद में फाइनली आपको लवण सेतु को हमने बाई डायग्राम आपको समझाया। सेल निरूपण किस प्रकार से किया जाता है वो भी बताया। इसके बाद में सेल का विद्युत वाहक बल कैसे ज्ञात किया जाता है वो भी आपको बताया। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। कोई विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण अगर आपको करना है तो आप किस प्रकार से कर सकते हो? यदि आपको दो इलेक्ट्रोड दिए जाएं और उन दोनों इलेक्ट्रोडों की मदद से आपसे कहा जाए कि किसी विद्युत रासायनिक सेल का आप निर्माण कीजिए,
तो किस प्रकार से हम लोग दो दिए गए इलेक्ट्रोडों की मदद से विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण करेंगे और उसका ईएमएफ कैलकुलेट कैसे कर पाएंगे वो भी आपको बताया था। लेकिन ये जो ईएमएफ होता है ये मानक विद्युत वाहक बल होता है। कौन सा होता है बच्चों? ये जो आप लोग लिखते हो ये मानक विद्युत वाहक बल होता है। मानक सेल का मानक विद्युत वाहक बल, सेल का मानक विद्युत वाहक बल होता है। क्या होता है? सेल का मानक विद्युत वाहक बल होता है। सेल का मानक विद्युत वाहक बल होता है। तो बच्चों जब आपको कोई दो इलेक्ट्रोड दिए जाएं और उनकी मदद से कहा जाए कि कोई किसी विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण करना है आपको, तो किस प्रकार से करोगे ये आपको समझा दिया था। और पूछा जाए कि सेल में कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, तो सेल में होने वाली अभिक्रियाओं पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि किस प्रकार से हम एनोड को कैलकुलेट करेंगे, किस प्रकार से हम कैथोड को जानेंगे, इस पर हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। इसके बाद में सेल का मानक विद्युत वाहक बल किस प्रकार से निकाला जाता है उस पर भी चर्चा कर ली थी। अब बात ये आती है बच्चों कि जैसे मान लीजिए आपको कोई सेल दिया हुआ है या फिर दो इलेक्ट्रोड दिए गए हैं और उनका मानक विद्युत वाहक बल न पूछकर आपसे विद्युत वाहक बल पूछ लेता है। मानक विद्युत वाहक बल और विद्युत वाहक बल दोनों में अंतर क्या है बच्चों? मानक विद्युत वाहक बल का मतलब होता है सेल का ईएमएफ, लेकिन स्टैंडर्ड कंडीशन पर। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब है मानक ताप, मानक दाब, मानक ताप, मानक दाब एवं मानक सांद्रता पर कोई सेल। मानक ताप कितना होता है बच्चों? मानक ताप होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मानक दाब होता है बच्चों 1 एटीएम। और मानक सांद्रता का मतलब होता है 1 मोलर कंसंट्रेशन। तो अगर मानक ताप, मानक दाब और मानक सांद्रता पर कोई विलयन बना, कोई मान लीजिए मानक ताप, मानक दाब और मानक सांद्रता पर कोई हम सेल बना दें, तो उस सेल का मानक विद्युत वाहक बल निकलेगा, जिसको कि आप लोग जैसे आपको ये बताया गया था उसी ढंग से आप लोग निकाल सकते हो। मानक ताप, मानक दाब एवं मानक सांद्रता पर आपको कोई मान लीजिए दो इलेक्ट्रोड दिए गए हैं, उनकी मदद से कोई सेल बनाना है, तब तो आप आराम से इससे बना लोगे। लेकिन अगर मान लो कंडीशंस में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए, मान लीजिए जो सांद्रता है वही सांद्रता ही चेंज कर दी जाए, मानक सांद्रता ना ली जाए, उसके अलावा कोई सांद्रता ले ली जाए, अथवा टेम्परेचर चेंज कर दिया जाए, टेम्परेचर कम ज़्यादा कर दिया जाए, अथवा प्रेशर कम ज़्यादा कर दिया जाए, तब उसका ईएमएफ कैसे निकलेगा? तब उसका ईएमएफ तो आप ऐसे निकाल नहीं सकते। तो तब उसका ईएमएफ कैसे निकलेगा उस पर चर्चा करनी है। बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? एक बार फिर समझ लो। आपको मैंने ये बताया था कि अगर मानक ताप, मानक दाब और मानक सांद्रता पर कोई सेल बनाया गया है तो उसका ईएमएफ निकालना होता है। ईएमएफ कैसे निकालेंगे वो निकालने का प्रोसीजर आपको समझा चुके हैं पिछले वीडियो में। अब आज बात करनी है कि अगर उन कंडीशंस में थोड़ा सा हेर फेर हो, सांद्रता मान लो बदल जाए, मानक ना होकर और कुछ हो जाए, ताप कुछ और हो जाए, दाब कुछ और हो जाए, तब हम उसका ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसका ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए एक साइंटिस्ट हैं नस्ट। क्या नाम है? नस्ट। तो आज हम लोगों को नस्ट इक्वेशन पढ़नी है। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं नस्ट इक्वेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों नस्ट इक्वेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है नस्ट इक्वेशन। कौन सा टॉपिक है? आज हमारा टॉपिक है नस्ट इक्वेशन, नस्ट समीकरण। नस्ट समीकरण ये बच्चों टॉपिक
यूपी बोर्ड 2025 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप ये मान लीजिए कि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। या तो फिर आपसे डायरेक्टली नस्ट इक्वेशन प्रूव कराएगा, इसके लिए डेरिवेशन कीजिए, या फिर आपसे इसका कोई न्यूमेरिकल पूछा है जिसमें नस्ट इक्वेशन का इस्तेमाल होता हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो बच्चों बने रहिए हमारे साथ में और पढ़िए, मन से पढ़िए नस्ट इक्वेशन। बच्चों अब यही एक महीना मात्र आपका बचा है। जितना ज़्यादा आप तपस्या कर लोगे, जितना ज़्यादा त्याग कर लोगे, जितना ज़्यादा समय दे दोगे आप पढ़ाई को, उतना ही आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। कुछ बच्चे करते हैं कि स्टार्टिंग में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन लास्ट टाइम पे आते आते उनका फ्लो गड़बड़ हो जाता है, इतनी मेहनत नहीं कर पाते हैं। वो इस नशे में रहते हैं कि हमने तो सब तैयार ही कर लिया है। लेकिन ये आपको बिल्कुल अपने दिमाग से अवधारणा को हटा देना है, क्योंकि कितना भी क्यों ना तैयार हो, कितना भी क्यों ना तैयार हो, पेपर में आने पर, पेपर जब सामने आता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस कंफ्यूजन को ख़त्म करने के लिए मात्र और एकमात्र विकल्प है रिवीजन। आप रिवीजन कर डालिए, चाहे वो टॉपिक आता हो चाहे ना आता हो, फिर भी उसका रिवीजन कीजिए, रिवीजन करिए। एक महीना ये मात्र और मात्र केवल रिवीजन के लिए है। तो रिवीजन अगर आपका अच्छा होगा तो फिर काम सब बन जाएगा। आइए चलिए फिलहाल हम लोग नष्ट समीकरण देखते हैं। नष्ट समीकरण क्या होता है? देखिए, हमने तो आपको बता दिया कि जैसे कोई मान लो कोई दो इलेक्ट्रोड दिए हैं, उनकी मदद से कोई सेल बनाया गया और सेल की कंडीशन कुछ इधर उधर कर दी गई, तो उस कंडीशन पे ईएमएफ कैसे निकालेंगे, तो वो तो बात की बात है। पहले ये मान लो कि स्टैंडर्ड कंडीशन पर कोई हाफ सेल ना बनाकर उसकी कंडीशन में कुछ हेर फेर कर दिया गया, स्टैंडर्ड कंडीशन ना होकर कुछ अदर कंडीशंस हो गई, तो कुछ अदर कंडीशंस पर इलेक्ट्रोड बनाया जाएगा। तो उसका हम लोग ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो भी हम नष्ट इक्वेशन की मदद से विभव ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी इलेक्ट्रोड का विभिन्न स्थितियों पर, विभिन्न कंडीशनों पर आप लोग विभव ज्ञात करते हो, किसकी मदद से? नष्ट इक्वेशन की मदद से। आइए चलिए नष्ट इक्वेशन देखते हैं। जैसे ये आप समझिए कि जैसे हम जब भी कोई इलेक्ट्रोड तैयार करते हैं, तो इलेक्ट्रोड के लिए हमें एक मेटल की रिक्वायरमेंट होती है, एक मेटल, और उसी मेटल का सॉल्यूशन चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी धातु के लिए, किसी धातु के लिए किसी धातु के लिए बच्चों की कोई भी धातु है, आप जानते हो धातुओं की टेंडेंसी क्या होती है। धातुओं की जो प्रवृत्ति होती है वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की होती है। तो ये धातु जो है अपने से इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगी। कितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगी? मान लीजिए n इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रही, तो जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगी उतना ही इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। समझ में आई बात? कोई भी मेटल है तो वह अपने से जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है उतना ही पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर मान लीजिए इसने n इलेक्ट्रॉन त्याग की हैं तो इस पर n का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखिए जरा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इसकी कितनी है, तो आंसर है 0, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन कितनी है, तो आंसर है n। तो 0 बड़ा होता है कि n बड़ा होता है, तो आंसर है n बड़ा होता है। तो जो ज़्यादा है उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर इधर से इधर आने पर बढ़ी, 0 से n हुई, यानी ये हमारा हो गया OS। क्या हो गया? OS। और ये हो गया हमारा RAS। OS का मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ऑक्सीकृत अवस्था, और RAS का मतलब हो गया रिड्यूसिंग स्टेट, मतलब अपचयित अवस्था। ये तो हो गया धातु के लिए। अब अगर हम बात करें किसी अधातु के लिए, किसी अधातु के लिए, तो अब आप सोच रहे होंगे कि अधातु का कैसे संभव है? अधातु के लिए, तो अधातु के लिए संभव है। कैसे संभव है? आपको क्या करना है, जैसे आप लोग क्या करते हो बच्चों, देखिए जरा ध्यान से। आप लोग इस प्रकार का कोई आपने जैसे पात्र लिया, और इस पात्र में आप लोगों ने ये मान लीजिए कोई प्लेटिनम की सपोज दैट राड आपने डाल दी। ये राड काहे की है? ये राड है प्लेटिनम की। तो प्लेटिनम आपको पता है कि पूर्ण रूप से कैसी धातु है? निष्क्रिय धातु है।
प्लेटिनम कैसी है, प्लेटिनम जो है, प्लेटिनम पूर्ण रूप से कैसी धातु है, निष्क्रिय धातु है। अब इसमें जैसे मान लो हमें कोई इलेक्ट्रोड बनाना है तो हम इसमें क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए इसमें हमने कोई विद्युत अपघट्ट का विलयन भर दिया, मान लो HCl ही भर दिया, इसके अंदर हमने क्या भर दिया, HCl भर दिया। अब हमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाना है तो इसमें हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस इसमें प्रवाहित करेंगे। क्या करेंगे, इसमें हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे, H2 गैस प्रवाहित करेंगे। क्या प्रवाहित करेंगे, इसमें हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे। तो बस बन जाएगा ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या करना है आपको, प्लेटिनम की रॉड लेनी है और मतलब जिसका हमें इलेक्ट्रोड बनाना है, जैसे मान लो मुझे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाना था तो इसमें हमने HCl का विलयन भर दिया और हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड कर दी तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बन गया, धातु का इलेक्ट्रोड बन गया। जैसे HCl का विलयन डाला था, मान लीजिए इसमें क्लोरीन गैस प्रोवाइड करते हैं तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोड तैयार होगा। तो इस प्रकार से धातुओं का इलेक्ट्रोड बनाते हैं प्लेटिनम वायर को लेकर। तो अधातु के लिए जैसे मान लो ये कोई अधात्विक एनायन है, अधात्विक एनायन है, इस पर माइनस का N चार्ज है। अब ये क्या करेगा, अगर अपने से N इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो ये A में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, यहाँ पर 0 है। तो माइनस N बड़ा होता है कि 0, तो आंसर है 0 बड़ा होता है। तो जो बड़ा है वही हो गया हमारा OS और जो छोटा है वो हो गया हमारा RS। ठीक है बच्चों। अब देखिए कोई भी जैसे हम इलेक्ट्रोड बनाते हैं तो वो इलेक्ट्रोड को भाई 2 इलेक्ट्रोड बनाते हैं तो 2 इलेक्ट्रोडों को आपस में जोड़ते हैं तो एक पर ऑक्सीकरण होता है, एक पर अपचयन होता है। तो जिस पर ऑक्सीडेशन होता है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना होता है, जिस पर अपचयन होता है उस पर रिडक्शन पोटेंशियल निकालना होता है। फिर से समझो, 2 इलेक्ट्रोडों को जोड़कर या 2 हाफ सेलों को जोड़कर हम कोई एक सेल बनाते हैं। जब सेल बनाते हैं तो सेल का EMF कैलकुलेट करना होता है। तो EMF कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो EMF को कैलकुलेट हम लोग करते हैं हाफ सेल के मदद से। तो हाफ सेल का क्या पता होना चाहिए, हाफ सेल का जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और जिस सेल पर रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल, यानी जिस सेल पर ऑक्सीकरण हो रहा है उसका ऑक्सीकरण विभव चाहिए और जिस सेल पर अपचयन हो रहा है उसका अपचयन विभव चाहिए, तब जाकर हम कहीं EMF निकालते हैं। तो ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव हम लोग कैसे निकालते हैं, उसके लिए नेक्स्ट ने अपनी इक्वेशन क्या दी, जरा ध्यान से देखिए। तो ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीकरण विभव के लिए ऑक्सीकरण विभव के लिए बच्चों क्या होता है, ध्यान से देखना। ऑक्सीकरण विभव के लिए हो जाएगा EOP। OP का मतलब है किसी भी कंडीशन पर ऑक्सीकरण विभव इज इक्वल टू E नॉट OP माइनस क्या होता है RT अपॉन NF log बेस E OS अपॉन RS, ये होता है बच्चों। एक चीज देखो जरा, इसमें बेस में क्या है, बेस में है E और अगर ये तो मतलब ऑक्सीकरण विभव के लिए हो गया। अब देखिए अपचयन विभव के लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, तो लिखेंगे अपचयन विभव के लिए, अपचयन विभव के लिए बच्चों क्या हो जाएगा, देखिए जरा ERP इज इक्वल टू E नॉट RP प्लस RT अपॉन NF log बेस E OS अपॉन RS, ये होता है। अब बच्चों जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन में जब इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे तो पुटअप करने पर लॉग में बेस E है और हम लोगों को लॉग बेस E की वैल्यू पता नहीं होती है।
लॉग बेस ई में ना तो हम टेबल बनाई गई है हमारी, वो जो टेबल बनी है आप लोग जो बुक में टेबल देखते हो वो टेबल में बेस 10 मानकर बनाएगा, लॉग में बेस 10 मानकर बनाई गई है, तो उससे जो वैल्यू रखते हैं वो लॉग बेस 10 की होती है। यहाँ पर तो लॉग बेस ई है, लॉग बेस ई को हम लोग नेचुरल लॉग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉग। अगर लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है? लॉग बेस 10 में, तो आपको कुछ नहीं करना होता है, 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है, बस कन्वर्ट हो जाता है। चलिए इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ई ओ पी इज इक्वल टू ई नॉट ओ पी माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग बेस 10 ओ एस अपॉन आर एस, ये हो जाए। इसी प्रकार से ई आर पी इज इक्वल टू ई नॉट आर पी प्लस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग बेस 10 ओ एस अपॉन आर एस, ये हो जाए। अब बच्चों इसके बाद में नश ने क्या देखा, नश ने देखा कि इसमें कौन कौन सी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। जैसे 2.303 कांस्टेंट रहना, आर की वैल्यू भी कांस्टेंट रहना, एफ की वैल्यू भी 96,500 रखनी है, तो वो भी कांस्टेंट है। तो उन्होंने क्या किया, इतने को सॉल्व किया, कितने को, 2.303 आर अपॉन एफ और टी को अलग अलग टेम्परेचर का मान उन्होंने निकाला, कितने पे, पहले निकाला 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब इन्होंने मान निकाला तो इसका मान आया कितना, का मान 25 डिग्री 0.058 आया। फिर इन्होंने इतने का ही मान निकाला काहे पे, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो मान उनको मिला वो मिला 0.059। इसी प्रकार से उन्होंने इसका मान 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर निकाला तो मान मिला 0.060। फिर इन्होंने 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर निकाला मान, तो ये मिला इनको 0.061। नॉर्मली हम लोग रूम टेम्परेचर पर ही काम करते हैं। जब भी हम लोग सेल बनाते हैं तो सेल काहे पे बनता है, रूम टेम्परेचर पर बनता है बच्चों। तो रूम टेम्परेचर पर बनने पर उन्होंने इनके बीच की एवरेज वैल्यू ले ली। तो एवरेज वैल्यू कौन सी मिली, ये, और इन्होंने बना दिया फार्मूला, क्या बना दिया, ई ओ पी इज इक्वल टू ई नॉट ओ पी माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग बेस 10 ओ एस अपॉन आर एस, ये बना दिए। और एक क्वेश्चन बना दिया, ई आर पी इज इक्वल टू ई नॉट आर पी (0.059 अपॉन एन लॉग बेस 10 ओ एस अपॉन आर एस, ये आ गया। तो ये तो हो गया। अगर आपको मान लीजिए ये किस पर हो गया, ये हो गया किस पर हुआ बच्चों, ये तो इलेक्ट्रोडों का पोटेंशियल है। किसका है पोटेंशियल, ये तो है इलेक्ट्रोडों का पोटेंशियल।
ये मान लीजिए कोई किसी इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीजन हो रहा है तो उसका ऑक्सीजन पोटेंशियल निकाल लेंगे, रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए हम सेल की बात कर लें तो सेल के लिए क्या होता है बच्चों, ई सेल बराबर, सेल के लिए अगर हम लोग बातचीत करें तो सेल के लिए बच्चों क्या हो जाएगा, सेल के लिए हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log बेस 10 OS अपॉन RS, ये हो जाएगा बच्चों। दिस इज द मेन फार्मूला ऑफ नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन का मेन फार्मूला जो है वो तो यही है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आप लोग नोट कर लीजिए, नस्ट इक्वेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, ये हो गया नस्ट समीकरण तथा ई और ई नॉट में संबंध। अगर मान लो ई और ई नॉट में संबंध पूछ रहा है तो आपको यही करना है, नस्ट इक्वेशन पूछ रहा है तो आपको यही करना। ठीक है बच्चों, नस्ट समीकरण नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब बच्चों चलते हैं नस्ट इक्वेशन में आएंगे हम लोग। अब हम लोग नस्ट इक्वेशन के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। तो चलते हैं आगे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नस्ट समीकरण। नस्ट समीकरण के अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग क्या है? पहला अनुप्रयोग होता है सेल के विद्युत वाहक बल। सेल के विद्युत वाहक बल का निर्धारण। सेल के विद्युत वाहक बल के निर्धारण में सेल के विद्युत वाहक बल के निर्धारण में, सेल के विद्युत वाहक बल के निर्धारण में फिर इसके बाद में है इसकी सहायता से और भी हम लोग बहुत कुछ ज्ञात कर सकते हैं। जैसे सेल का नंबर 2 है सेल के साम स्थिरांक या साम स्थिरांक के निर्धारण में लिखते हैं। चलो दूसरा लिख दे रहे हैं, साम्य स्थिरांक के निर्धारण में, साम स्थिरांक के निर्धारण में इस प्रकार से हम लोग साम स्थिरांक भी निर्धारण करते हैं। तीसरा है सेल की का है पीएच के निर्धारण में, पीएच के निर्धारण में। 10 ये अनुप्रयोग हैं बच्चों। एक क्वेश्चन इसी में हम देख लेते हैं, एक चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। एक छोटा सा प्रश्न है बच्चों, चलो लिख देते हैं पहले। प्रश्न है निम्नलिखित अर्ध सेलों, निम्नलिखित अर्ध सेलों, निम्नलिखित अर्ध सेलों के विद्युत वाहक बल
के विद्युत वाहक बल पोस्ट में लिखे दे रहे हैं ई नॉट नहीं लगाएंगे, EOP ज्ञात करो, ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों। और पहला दिया है आपको, क्या दिया है बच्चों, Fe/FeSO4 और इसकी सांद्रता है 0.1 मोलर, ये सांद्रता दी है। ठीक है। और इसके लिए जो वैल्यू दी है E0OP = 0.44 वोल्ट। सेकंड क्या दिया है, PT/HCl, ये दिया है 2 ATM और ये दिया है 0.02 मोलर कंसंट्रेशन और E0OP = है 0.00 वोल्ट। इसके बाद में तीसरा देखिए, थर्ड दे दिया है PT, यहाँ पे H2 करे दे रहे, PtCl2/HCl, इसकी वैल्यू है 0.1 m और ये 10 ATM और इसके लिए E0RP दिया है 1.36 वोल्ट, ये दिया है। तो चलिए बच्चों इसको हम लगाना स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, सबसे पहले क्या दिया था, Fe/FeSO4 और इसका E0OP की वैल्यू दी थी। आपको निकालना है EOP की वैल्यू। कैसे निकालेंगे बच्चों, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर जो आप सेल देख रहे हो, इस सेल में हो क्या रहा है, इस सेल में हो क्या रहा है, Fe से FeSO4 बन रहा है। Fe से क्या बन रहा है, FeSO4, मतलब FeSO4 का सोल्यूशन है और आपको पता है कि FeSO4 का जब सोल्यूशन होता है तो इसमें Fe डबल प्लस बनता है और SO4 माइनस माइनस बनता है। तो बच्चों इससे हो रहा है Fe से Fe डबल प्लस बन रहा, ये बन रहा। तो नंबर ऑफ ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, N = कितना है, 2। आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है EOP के लिए, EOP = E0OP माइनस 0.059/N log base 10 OS/RS, यही तो पढ़ रखा। चलिए E0OP का मान इसमें कितना गिवन है, ये है 0.44 वोल्ट, यही रखना है। चलिए रखते हैं। EOP तो आपको निकालना ही है, E0OP का वैल्यू है कितना है, 0.44 माइनस 0.059 नंबर ऑफ ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 log base 10 OS इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, यहाँ पर 0 है। मैंने कहा था ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू जहाँ ज़्यादा होगी वही OS होगा, तो OS ये है और इसका मान आपको क्वेश्चन से मिलेगा। क्वेश्चन में कितना दिया है, 0.1 m, तो रख दीजिए यहाँ पे 0.1 m। RS की वैल्यू, RS आपका ये होगा और RS की वैल्यू देखिए, ये जो Fe है ये सॉलिड कंडीशन में है और सॉलिड कंडीशन में इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कंसंट्रेशन कुछ होता नहीं है, 1 मान लिया जाता है। तो यहाँ पर आप 1 रख दीजिए, पॉइंट हटाओगे एक 0 बढ़ जाएगा। तो EOP = ये 0.44, बच्चों इसको इससे 2 से कैंसिल कर दे रहे हैं तो ये आ जाएगा 0.0295। यहाँ पे 10 की पावर कुछ नहीं तो 1 मान लो, ऊपर जाएगा तो log 10 की पावर -1 हो जाएगा। आपको पता है कि
m की पावर n का फार्मूला लगा देंगे। यहाँ पर क्या होता है, log m की पावर n इज इक्वल टू n log m, वही फार्मूला लगा देंगे यहाँ पे। तो ये -1 आ जाएगा इधर, इसमें जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा EOP इज इक्वल टू 0.44 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 0.0295। इसको ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा EOP इज इक्वल टू 95, तो आपका ऐसे ही आ जाएगा, और ये 426 हो जाएगा, और ये 4 आ जाएगा, इतना वोल्ट आ जाएगा। तो बच्चों इसका फर्स्ट पार्ट हमने लगा दिया है, बाकी के 2 पार्ट आपको स्वयं से लगाने हैं, और यदि नहीं आते हैं तो उसको आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।